सुनील भैया ने कहा है कि अनुराग सर आपने बच्चों को बढ़िया से मोटिवेट करना है। सर बढ़िया से ना सर जोश भर दो बच्चों के अंदर एकदम। तो फिर उन्होंने कहा कि सर जीवन की कोई कहानी वगैरह अगर कोई आपकी हो। तो मैंने कहा यार वीरता वाला तो काम मैंने क्या ही किया भाई, जीवन में एक बार शादी हुई है। कह रहे नहीं सर वो नहीं, मतलब कुछ अलग से आपने कुछ वीरता वाला कुछ काम आपने किया हो। हम ना ज़्यादा छुट्टियाँ जब कर देते हैं तो दिमाग में ना ये चलने लग जाता है कि यार बच्चे हमारा वेट कर रहे होंगे, पता नहीं परेशान होंगे। मेरी स्टोरी का दी एंड भाई यहाँ पर नहीं होगा। चाहे कितने भी नेगेटिव फैक्टर्स हमारे आसपास क्यों ना हो, वो हमें हमारे टारगेट तक पहुंचने से रोक नहीं सकते। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल की गहराइयों से। आज के इस वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, हाउ टू स्टे काम ड्यूरिंग एग्जाम्स। इस विषय के ऊपर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है हमारे वाईटी मैनेजर सुनील भैया के द्वारा। सुनील भैया ने कहा है कि अनुराग सर आपने बच्चों को बढ़िया से मोटिवेट करना है, बच्चों को बताना है कि वो एग्जाम्स के दौरान कैसे शांत रहें, कैसे धैर्य रखें और कैसे अपनी परीक्षा की तैयारी करें। सर बढ़िया से ना सर जोश भर दो बच्चों के अंदर एकदम। अब मुझे समझ में नहीं आया कि सर ये कहना क्या चाह रहे हैं और मुझे क्या कहना है, मतलब तो मुझे नहीं मिल रहे थे पॉइंट, सच्ची में बताऊं तो ना। तो मैंने फिर चैट जीपीटी से मैंने सर्च कर लिया कि बच्चों को एग्जाम्स के दौरान काम कैसे रखें। तो चैट जीपीटी ने 5-6 पॉइंट लिखकर मुझे दे दिए। रुको यार, मुझे एग्जैक्टली याद हुए नहीं है पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स थे। तो ये चैट जीपीटी ने कहा कि जी सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज एंड प्लान, क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल। फिर बोलता है एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड स्टडी स्पेस। फिर बोलता है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, कह रहा है मेडिटेशन करो। तो इस तरह से ना मतलब मैंने 5-6 अच्छे पॉइंट सेलेक्ट करके मैंने ना एक वीडियो रिकॉर्ड भी कर दिया था। 1.5 मिनट के आसपास का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। मैंने वाईटी मैनेजर भैया को दे दिया था, बट हमारे जो सुनील भैया हैं उन्होंने उस वीडियो को रिजेक्ट मार दिया। कह रहे सर कम से कम 7-8 मिनट की वीडियोस तो बनाओ यार। मतलब ये क्या बात हुई, मतलब थोड़ा डांट पड़ी मेरे को। डांट नहीं पड़ी, मतलब उन्होंने थोड़ा बस समझाया है मुझे कि सर वीडियो थोड़ी लंबी करो और बच्चों को अच्छे से मोटिवेट करो, ये क्या पढ़ के पूरा बोल दे रहे हो आप। तो फिर वहाँ पर मैंने उनसे फिर कहा कि सर थोड़ा आप ही हिंट दे दो ना कि कैसे, थोड़ा सजेस्ट करो क्या बोलूँ मैं ना। तो फिर उन्होंने कहा कि सर जीवन की कोई कहानी वगैरह अगर कोई आपकी हो जिसमें कुछ वीरता वाला काम आपने किया हो। तो मैंने कहा यार वीरता वाला तो काम मैंने क्या ही किया भाई, जीवन में एक बार शादी हुई है। कह रहे नहीं सर वो नहीं, मतलब कुछ अलग से आपने कुछ वीरता वाला कुछ काम आपने किया हो। तो मैंने फिर काफ़ी दिमाग के घोड़े मैंने दौड़ाए और फिर एक पुरानी एक बात याद आई यार कि ना 2019 की एक बात है। कॉलेज के ज़माने में मेरा एक मित्र हुआ करता था और अभी भी है, अरुणाचल प्रदेश का मेरा एक मित्र है, चेरा नतुंग नाम है उसका, चेरा नतुंग, ईटानगर में रहते हैं। और 2019 में उनके बड़े भाई की शादी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे अरुणाचल प्रदेश से आमंत्रित किया अपने बड़े भाई की शादी में कि अनुराग जी जरा एक बार आप अरुणाचल प्रदेश आइए, मतलब थोड़ा दोस्तों वाली लैंग्वेज में उन्होंने बोला था। तो उन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश आ जाओ भाई और मेरे बड़े भाई की शादी को अटेंड करो। तो मैं सोच रहा था कि यार जाऊं, क्योंकि पढ़ा के बहुत ज़्यादा थक चुका था। नवंबर का समय चल रहा था 2019 का, सिलेबस भी बच्चों का ख़त्म करवा दिया था। तो लोकल में ही मेरे एक मित्र हैं जो वीर रस की कविताएं लिखा करते हैं। तो उनसे मैंने कहा कि भाई फ्री हो। तो कहता भाई मैं कवि हूं। तो मैंने कहा कि भाई बैग पैक कर लो, फिर कल अरुणाचल प्रदेश निकलना है। तो कहता भाई खाना भी मिलेगा। मैंने कहा भाई 3 समय का मिल जाएगा, पेट भर के, चिंता मत करो, तुम बस बैग पैक कर लो। और अगले ही दिन फिर हम अरुणाचल प्रदेश के लिए निकल जाते हैं। और 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर और शायद 8 नवंबर भी, ये 5-6 दिन जो हैं हमने अरुणाचल प्रदेश का जो नज़ारा है वो बहुत ही बढ़िया से देखा। वहाँ के रीति रिवाजों को हमने देखा। वहाँ पे लोकल का एक द्रव्य पदार्थ चला करता है एपोंग, उसका भी हमने काफ़ी सेवन किया। और भी चीज़ें हमने काफ़ी वहाँ पे देखी और सुंदरता जो है उनको हमने काफ़ी वहाँ पे निहारा है जी। तो उसके बाद जो है बारी आती है वापसी की। हालांकि वापस आने का मन कर नहीं रहा था, बट क्या करें, मजबूरी में है ना, दाल रोटी पेट पूजा के लिए तो भैया ऐसा है ना, काम करना पड़ता है ना भाई। तो वापस आना पड़ा भाई। तो 9 नवंबर की सुबह 5 बजे मैं और मेरा जो कवि साथी है दोनों वापसी के लिए निकल जाते हैं। वापसी जब हम आते हैं तो जो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा चेरा भाई है, जो हमारे जिनके बड़े भाई की शादी थी, तो वो ही अपनी गाड़ी में हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में उस टाइम पे कोई फंक्शनल एयरपोर्ट आई थिंक नहीं था। तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट था वो था डिब्रूगढ़, आसाम में। अरुणाचल प्रदेश के नियरेस्ट एयरपोर्ट आसाम डिब्रूगढ़ में।
तो सुबह चेरा नतुंग भाई, अरुणाचल प्रदेश वाले मेरे मित्र, वो अपने 3 और भाइयों के साथ अपनी गाड़ी में मुझे और मेरे कवि दोस्त को छोड़ने के लिए आते हैं। सुबह 5 साढ़े 5 के आसपास हम वहाँ से निकल जाते हैं। बट हमें एक चीज़ का आइडिया नहीं था कि 2019 नवंबर के टाइम पे ही ना एक CAA NRC वाला जो प्रोटेस्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं, मतलब आसाम साइड में होने लग गया था। वो आपको याद ही होगा कि काफ़ी गंभीर उस टाइम पे ये मामला हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट उस चीज़ को लेकर उधर हो रहे थे यार। तो उसका असर हमें रास्ते में देखने को मिलता है। हमारी जैसे हम आसाम बॉर्डर में पहुंच जाते हैं, तो क्योंकि हमारी गाड़ी का जो नंबर प्लेट था वो था AR, तो हमारी गाड़ी पे पता नहीं कैसे कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थर मारने स्टार्ट कर दिए और एक टाइम ऐसा आया कि हमारी जो गाड़ी है उसको रोक दिया गया कि भैया इसके आगे तुम लोग अब नहीं जा सकते। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार कैसे, उस टाइम मुझे नहीं मालूम था कि यार ये मामला बहुत गंभीर होगा। तो मुझे लगा कि यार वापस पहुंचना है, कल से क्लासेस स्टार्ट करनी है, 1 हफ्ता हो गया भैया, ऐश किए जा रहे हैं। टीचर माइंडसेट ना कि हम ना ज़्यादा छुट्टियां जब कर देते हैं तो दिमाग में ना ये चलने लग जाता है कि यार बच्चे हमारा वेट कर रहे होंगे, पता नहीं परेशान होंगे, तो वो चीज़ चलने लग जाती है। तो मेरे माइंड में ये था कि यार कैसे भी करके वापस जाना है। तो मैंने अपने उन अरुणाचली दोस्तों को कहा कि भाई तुम लोग ना यार यहाँ से वापस मुड़ जाओ और सही सलामत अपने घर पहुँचो, मैं और मेरा कवि जो भाई है हम दोनों यहाँ से अपना रास्ता आगे खुद देख लेंगे। तो मुझे इतना याद है कि बोगीबिल ब्रिज था, हम उसके ऊपर थे, पैदल हम दोनों भाई चले जा रहे हैं और वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर के आसपास जो है वो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट है। 35 किलोमीटर में एयरपोर्ट पहुँचना है। कोई गाड़ी हमें रास्ते में नहीं मिल रही है, सब प्रोटेस्ट की वजह से सब बंद है, पूरा आसाम बंद हो रखा है जी। पैदल हम दोनों चले जा रहे हैं। मेरे पास उस टाइम पे ये वाला बैग था उस टाइम पे। तो हम दोनों भाई चले जा रहे हैं, मैं मेरा कवि भाई, दोनों चलते जा रहे हैं। रास्ते में हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, कोई गाड़ी है भी तो कोई हमारे लिए रोक नहीं रहा है। प्राइवेट गाड़ी जो भी है वो कोई रोक ही नहीं रहा है। तो अब ऐसे ही अगर हम चलते हैं तो भैया कछुए की चाल से तो हम जो है एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। तो वहाँ पर फिर अब फिर हमने क्या दौड़ाया, दिमाग तो क्या दौड़ाया, सिचुएशन अब ऐसी आ गई थी कि भैया गाड़ी तो हमको चाहिए यार, हम लगातार पैदल नहीं चल सकते हैं। तो एक एम्बुलेंस आ रही थी, एम्बुलेंस। तो मैंने अपने उस साथी को, कवि भाई को ज़मीन पे मैंने लेटा दिया। मैंने भाई तो लेट जा, अब गाड़ी को कैसे भी करके रुकवाना तो है भाई। तो एम्बुलेंस ही आई और वो एम्बुलेंस को रुकना पड़ा। जैसे ही एम्बुलेंस रुकी हम भैया अंदर बैठे। मैंने कहा भाई तू जहाँ तक भी जा रहा है हम तेरे साथ जाएंगे। उस एम्बुलेंस में बैठकर लगभग 15 किलोमीटर के आसपास का सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो एम्बुलेंस रुकती है वो ऑब्वियसली उसके एक हॉस्पिटल के पास उसको रुकना होता है। तो वो एम्बुलेंस हमको आधे में रोक देती है और मतलब कुछ ऑब्वियसली 1000-1200 के आसपास उसने हमसे पैसे भी लिए हैं। बट ये क्या, पैसा मैटर नहीं करता उस टाइम पे तो यार, है ना। मेन है कि भैया हम एयरपोर्ट तक हम लोग पहुँच जाएँ। तो उसके बाद जिस जगह पे उसने वो एम्बुलेंस रोकी ना, वहाँ पर थे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स। अब हम देखो ऐसा है, वहाँ पे वो सभी लोकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं। अब हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ लोग देखकर हमें हंस रहे हैं और उस टाइम पे ना यार बड़ा ही ज़्यादा डर लग रहा है। उस टाइम पे ही मेरे पास एक नया फ़ोन मैंने लिया था 1 महीने पहले, वो था ये सैमसंग का Note 10, 70-75 हज़ार के आसपास का फ़ोन मैंने खरीदा था। मेरे पास साथ में बैग में मेरा DSLR भी पड़ा हुआ था, साथ में 15-20 हज़ार कैश भी मेरे पास टाइम पे पड़े हुए थे यार, है ना। तो अब डर भी लग रहा है कि यार भाई ये बंदे लूटपाट ना कर लें यार, है ना। लोकल में हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। फिर पता चल रहा है यहाँ से एक स्टूडेंट ग्रुप आ रहा है, वो जोर जोर से भैया प्रोटेस्ट कर रहा है, जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। इस साइड से ग्रुप आ रहा है, वो जोर जोर से प्रोटेस्ट कर रहा है। मुझे याद रहा हल्का हल्का जय अखोम इस टाइप से कुछ उनका ना प्रोटेस्ट टाइम भी चल रहा था यार, है ना, नारे लग रहे थे यार। तो समझ में ना भाई कि क्या करें। लोकल में हम थोड़ा सा घूमे वहाँ पे, हमने बोला कि भाई कहीं रूम वगैरह मिल जाएगा, रूम कहीं नहीं मिल रहा है। एक बंदे ने हमको रूम दिखाया, कैसा रूम, छोटा सा रूम इसका, जिसमें वॉशरूम नहीं है, ठीक है, लाइट नहीं है। कह रहा तुम आज की रात यहाँ स्टे कर लो, कल शायद ये बंद जो है वो खुल जाए, कल तुम्हें शायद गाड़ियाँ मिल जाए। और भैया खाने पीने का कोई वहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, लाइट नहीं है। मुझे डर इस बात का था कि यार रात को चलो मैं यहाँ रुक तो जाऊँ, पता चल रहा कुछ प्रोटेस्टर आए, एक लात मार के दरवाजा तोड़ दिया और फिर हमारे साथ लूट पाट हो जाए, है ना। तो माइंड में फिर वो भी चल रहा है। तो यार मुझे ये लगा कि ना रुकना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि वो प्रोटेस्ट पता नहीं कितने दिन तक चलेगा।
पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। तो वहाँ पर फिर मैंने अपने मित्र से कहा कि भाई एक काम करते हैं ना, यहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास का अभी एयरपोर्ट बचा हुआ है, रास्ता जो अभी है, और अभी हमारे पास लगभग है 5-5.5 घंटे के आसपास हमारे पास टाइम है, वॉक करके चलते हैं, हाईवे वॉक करेंगे, पहुँच जाएंगे, एटलीस्ट एयरपोर्ट तक पहुँच जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है भाई। अब दिक्कत ये है कि रास्ते में कोई भी गड़बड़ परेशानी कुछ होती है तो हमारे साथ ना लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने वाला कोई बंदा नहीं है। तो वहाँ पर देखो, क्योंकि मैं पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहा हूँ मैं अपने टाइम पे, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम पे। तो जो भी स्टूडेंट ग्रुप वहाँ पे प्रोटेस्ट में जो बच्चे थे, जितने भी लड़के थे वहाँ पे, सब 18, 19, 20 साल के लड़के थे वहाँ पे यार। तो वहाँ से ही 2 लड़के को मैंने बुलाया, उनसे मैंने कहा कि हिंदी आती है भाई या इंग्लिश आती है तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि दे आर कंफर्टेबल इन हिंदी ऑल्सो। और कुछ क्षेत्रीय भाई थे, वो क्षेत्रीय, आसाम में क्षेत्रीय लोग भी हैं, तो क्षेत्रीय भाई थे। तो मैंने उनको कहा कि भाई देखो, तुम प्रोटेस्ट में यहाँ पे अपना टाइम पास ही कर रहे हो, मैंने कहा कि हमको ना एयरपोर्ट तक छुड़वा दो, हमारे साथ चल लो, जितना पैसा यहाँ मिल रहा है हम उसका डबल पैसा आपको दे देंगे यार। तो उन्होंने कहा कि यार पैसा कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, आप लोग लोकल यहाँ पे फंस गए हो, हम आपको छोड़ देंगे। तो मैंने चलो ठीक है भाई। हम उनके साथ साथ चलना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब उस समझ लो एक हाईवे के दौरान लगातार हम वॉक कर रहे हैं, और एयरपोर्ट हमारी डेस्टिनेशन है, वहाँ तक हमको कैसे भी करके पहुँचना है, ठीक है। और रास्ते में इस साइड प्रोटेस्टर्स हैं, इस साइड प्रोटेस्टर्स हैं। बस ये कि लोकल में हमारे साथ 2 लड़के हैं, उन 2 लड़कों के हमारे साथ होने की वजह से कोई भी बंदा ना हमको कुछ नहीं कह रहा है। दिल में ना धक 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 लगातार चल रही है, ठीक है। मैंने अपने घर पे कॉल नहीं किया है, क्योंकि करूंगा तो वहां पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में वो आ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन है। दिमाग में लगातार क्या चल रहा है कि यार कोई हमको ख़त्म ना कर दे, कोई हमको मार ना दे। लगातार माइंड में यही चीज़ चली जा रही है कि हम पता नहीं मैं एयरपोर्ट तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। दिमाग नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं माइंड में बहुत सारे। इतने में ना एक जलता हुआ टायर मेरे सामने से निकलता है। एक पत्थर मेरा जो साथी, जो कवि भाई है, उसके पाँव पे यहाँ पे लगता है, घुटने पे लगता है, और वो नीचे बैठ जाता है। वो बंदा नीचे बैठ जाता है, कह रहा भाई जी मैं अंगने नहीं जाना, मैंने यखी मराण, मैं यहीं पे रहूंगा भाई, मैं आगे नहीं जाऊंगा। भाई हमारा कवि है, जैसे मैंने कहा था ना कि वीर रस की कविताएं करते हैं, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, उस टाइप वाली जो होती है कविताएं। भाई को फर्स्ट टाइम मैंने इतना डरा हुआ मैंने अपनी लाइफ में देखा है यार, ठीक है। अब माइंड में वही आ रहा है कि यार पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंचना है हालांकि कैसे भी करके, यहां पर नहीं रुकना है। मेरी स्टोरी का दी एंड भाई यहां पर नहीं होगा। हालांकि जो खबरें वहां से हमारे पास मिल रही थी कि जिस जगह से अभी हम निकले हैं ना, जहां पर एम्बुलेंस ने हमको छोड़ा है, उस जगह पे ही 2 लोगों को खत्म कर दिया गया है। सीरियसली ऐसी न्यूज हमारे पास पहुंची उन्हीं के माध्यम से यार, कि हाँ यहां पे 2 लोग जो हैं आज खत्म कर दिए गए हैं प्रोटेस्ट में। तो और माइंड में क्या चल रहा है कि यार जितने लोगों की मृत्यु हो रही है ये बस नंबर्स हैं, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। मैं इस नंबर्स में भाई मैं शामिल नहीं होना चाहता हूं। तो कमजोर तो नहीं पड़ना भाई, दिमाग को ना स्ट्रांग रखना है, बहुत स्ट्रांग बनना है कैसे भी करके। जो मेरा भाई जो नीचे बैठा था उसको यार कैसे हमने खड़ा किया कि मैंने भाई हाथ पकड़, साथ में चल, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ठीक है। हम अच्छा जो लोकल के जो 2 हमारे साथ जो गाइड थे, क्षेत्रीय भाई दोनों, तो उन्होंने कहा था भैया आप ना कुछ भी मत बोलना, कोई कुछ भी बोले, कह रहा आसामीज में हम ही लोग बात करेंगे, आपके बिहाफ पे हम ही बोलेंगे, कह रहा हम सबको संभाल लेंगे। हम बीच में, तो वो 2 भाई एक आगे एक पीछे, मतलब वो हमको इस तरह से गार्ड करके चल रहे थे यार। पता नहीं कहाँ से एक पता नहीं नदी के बगल से, बहुत से खेतों के बीच से कैसे भी करके भाई वो लड़के हमारे साथ रहे हैं। लगभग 4.5 घंटे के आसपास लगातार हम लोग ना चलते रहे। पाँव की ऐसी तैसी हो चुकी थी यार। शूज मेरे लोकल वाले थे, सस्ते वाले मैंने खरीद रखे थे उस टाइम पे, पता नहीं कहां से मैंने खरीद लिए थे। पाँव में अलग से दर्द हो रहा था यार, मतलब कहीं से आगे से ना कट सा गया था, और वो जूते की वजह से ना दिक्कत आने लगी थी, पाँव में दर्द करने लग गया था। बट वॉक करना था यार, वॉक करना था किसी भी तरीके से।
तो फाइनली हम एयरपोर्ट के बहुत पास हम लोग पहुंचे हैं, बहुत ज़्यादा पास हम लोग पहुंचे हैं। प्लीज़ समझ लो, एयरपोर्ट बस मुझसे 500 मीटर की डिस्टेंस पे है और 15 मिनट में मेरी फ्लाइट है। किस्मत इतनी गंदी, एयरपोर्ट के बाहर प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने हमको अंदर नहीं जाने दिया। कोई अगर कोशिश कर रहा है तो उसको पीट रहे हैं भाई। मेरे साथ में एक लेडी है, एक सरदार जी हैं, उनकी जो वाइफ है, उनका कैंसर का ट्रीटमेंट है, दिल्ली में उनको पहुंचना है किसी भी तरीके से, उनको भी नहीं जाने दिया। टाइम सारा वहां पे निकल गया और हमारी फ्लाइट का टाइम ओवर हो गया, फ्लाइट हमारी निकल गई, हम एयरपोर्ट में एंट्री नहीं कर पाए। लगभग आई थिंक 4:30 बजे का समय था और आसाम एक ऐसा स्टेट है जहां पे ना लगभग शाम को 4-5 बजे अंधेरा हो जाता है। 4 बजे, 4:30 बजे के आसपास वहां अंधेरा हो गया, पूरा एकदम पूरा अंधेरा है और दरवाजे सबके बंद है, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, प्यास लग रही गंदी, दरवाजा नहीं खोल रहा यार। अब समझ में नहीं आ रहा भैया क्या करें। वो जो हमारे आसामी जो 2 भाई थे तो उन्होंने कहा कि सर आप ना हमारे साथ चल लो, आप हमारे घर पे स्टे कर लो। मैंने कहा यार इतनी दूर 20 किलोमीटर हम चल के आए, कुछ आसपास कुछ तो सिस्टम कुछ तो होगा ना यार। तो किसी बंदे ने कहा कि यहाँ पे पास में कोई अरुणाचल हाउस है, उसमें चले जाओ। तो हम अरुणाचल हाउस के फिर पास जाने लगे कि शायद में भी रात को वहाँ पे स्टे कर पाएँ और नेक्स्ट डे किसी तरीके से शायद हम एयरपोर्ट में हम एंट्री कर पाएँ। इतने में किस्मत अच्छी है, किस्मत ने यहाँ पर साथ दिया क्या कि जो जब हम अरुणाचल हाउस के पास जाने वाले थे, असम में जो है, रास्ते में ही हमें आर्मी का एक कैंप दिख गया। मैंने उनके गेट पे मैंने बहुत जोर जोर से मैंने मारा, उनके गार्ड जो है वो बाहर आते हैं, कह रहे भाई क्या है, चलो जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा सर हम दिल्ली से आए हैं, स्टूडेंट हैं, हमको प्लीज़ अपने पास रख लो, आज के लिए हमें बस यहाँ पे ना अपने साथ रख लो। तो उन्होंने फिर अपने किसी सीनियर से पूछा, तो फिर उन्होंने हमको एंट्री दी है। और फिर ये समझ लो कि शाम को मतलब 5 बजे के आसपास हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई थी आर्मी कैंप के अंदर, और उसके बाद 8 बजे तक हम आर्मी कैंप के अंदर हम रहे हैं। बीच में वहाँ पे एक टाइम ऐसा आया था उस 5 से 8 बजे के बीच में कि स्टूडेंट्स का पता नहीं ग्रुप, पता नहीं बहुत बड़ी भीड़ पता नहीं कहाँ से आ गई, वो आर्मी कैंप में ना पत्थर फेंकने लग गए पता नहीं कैसे। आर्मी वाले जितने भी हमारे भाई थे सबने उठाए डंडे, बाहर सब पे बढ़िया से सबको पीट के आए वो लोग, सबको भगाया। तो वो सीन भी हमने देखा है यार। वहाँ पे करीब 8:30 बजे के आसपास वहीं आर्मी कैंप से एक ट्रक एयरपोर्ट के अंदर जाना था, क्योंकि जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में जो लोग लगे हुए थे, तो वो आई थिंक स्टाफ चेंज होना था। तो उन्होंने हमको ही उस ट्रक के अंदर बिठाया है और फिर उनके ट्रक में बैठ के हम लोग जो है एयरपोर्ट के अंदर पहुँचे हैं। वहाँ पहुँच के भाई तब जाके हमने एक नई फ्लाइट हमने बुक करी है और तब जाके भैया हमारी जो है घर वापसी बढ़िया से हो पाई है। इस पूरी स्टोरी के अंदर भाई मैंने लाइफ में एक लेसन मैंने ये सीखा है कि सिचुएशन ना यार, चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कभी भी ना लाइफ में यार गिव अप तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां गिव अप हो जाता है तो समझ लो कि फिर स्टोरी का दी एंड वहां पर हो गया है। और इस पूरी स्टोरी के दौरान जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं सब वास्तविक है, इनका कोई सा भी हिस्सा काल्पनिक नहीं है, कोई पात्र इसका काल्पनिक नहीं है। इस कहानी के दौरान मुझे खुद की और अपने दोस्त की एक अच्छी बात क्या लगती है कि हम कभी ना वीक नहीं पड़े, हम कमजोर कभी नहीं पड़े। माइंड में बहुत से नेगेटिव थॉट्स बीच में आए हैं, बट हम रुके नहीं भाई। माइंड में ना टारगेट एकदम क्लियर था कि हमें कैसे भी करके ना घर पहुंचना है, सही सलामत पहुंचना है, सही सलामत हमको वापस पहुंचना है। वो कहते हैं ना कि शरीर की सभी इंद्रियों पे हमारा नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, और उन्हीं इंद्रियों में मैं मस्तिष्क को भी गिनता हूं। तो मैं पाता हूं कि यार अगर दिमाग पे कंट्रोल होगा, हम अगर स्ट्रांग होंगे, तो चाहे कितने भी नेगेटिव फैक्टर्स हमारे आसपास क्यों ना हो, वो हमें हमारे टारगेट तक पहुंचने से रोक नहीं सकते हैं। कीर्ति, आपसे मेरी बात हुई थी ना फोन पे, आपने बड़ी ही विचित्र प्रॉब्लम मुझे बताई थी, सॉल्यूशन बताया था मैंने आपको। आपकी फाइट तो आपको खुद ही करनी है। विवेक मेरे भाई, आपने क्या कहा था कि सर ये अटेम्प्ट छोड़ के क्या मैं मई जून की तैयारी कर लूं, तब ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। तब भी अगर यही ख्याल आपके माइंड में आएंगे तब क्या होगा।
कुछ जो बच्चे, कुछ नहीं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं सर बहुत डर लग रहा है, डर, किस बात का डर? इस रिजल्ट का बुरे से बुरा क्या अंजाम होगा? अंजाम बुरे से बुरा क्या होगा? शायद आप इस अटेम्प्ट में फेल हो जाओ। तैयारी आपने करी है ना, तैयारी आपने करी है, शायद आप किसी सब्जेक्ट में या इस अटेम्प्ट में भी एक आध नंबर से फेल हो जाओ, राइट? अगला अटेम्प्ट तो फिर भी आएगा। बुरे से बुरा यही तो हो सकता है, इससे ज्यादा तो बुरा और कुछ नहीं हो सकता ना, है ना? भाई लोग, आपसे ये बोलूंगा, अपने एग्जाम और अपने रिजल्ट को बहुत ज्यादा आप फोकस ना करो। आपको फिलहाल क्या करना है, एक सही डायरेक्शन आपको पकड़ना है, एक सही रास्ते पर आपको चलना है, जो हमने पकड़ा था भैया। हमें मालूम था कि 2 गाइड मैंने पकड़ लिए हैं और ये गाइड सही डायरेक्शन में हमें ले जा रहे हैं, और हमारा काम क्या है, आसपास देखते रहना, अलर्ट रहना और सीधा सीधा चलते रहना, मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। भाई लोग, आप लोगों के गाइड मैं हूं, हमारे लव कौशिक सर हैं, आशीष भाटिया सर हैं, नितिन सर हैं, मनीष सर हैं, जस्सी सर हैं, भाई सीजे सर हैं, ये आपके गाइड हैं, बने हुए हैं। ये आपको एक राइट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, और ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि बस आप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, थकना नहीं है। दर्द होगा, मेरे भी पाँव में बड़ा दर्द हो रहा था भाई, मेरे तो दिमाग में बड़ा अजीब सी खिचड़ी चल रही थी उस टाइम पे, तो है ना, बट दर्द तो होगा, बट चलते रहना है, चलते रहना है। और फिलहाल तुम लोगों को पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, थकना नहीं है, थकना नहीं है भाई। तैयारी सही दिशा में चलती रहेगी तो अपने गंतव्य तक आप भी पहुंच ही जाएंगे भाई। बस इतना ही कहना चाहूंगा। कहते ना कि भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला ना कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भाई लोग, कर्म करो, फल तो भैया बढ़िया मिल ही जाएगा, उसकी बहुत ज्यादा चिंता आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है ना? फिलहाल कर्म तो पहले अच्छे कर लो, हम पहले फल की चिंता करते रहते हैं, है ना? भाई लोग, इलेक्शन का रिजल्ट अभी आया नहीं है और तुमने सरकार पहले खुद की बना दी है, या फिर तुमने पहले खुद को फेल कर दिया है, ये क्या बात हुई? वहां उस चीज के बारे में फिलहाल अभी आप लोगों को नहीं सोचना है। फिलहाल जिस चीज के बारे में आपको करना है वो क्या है, पढ़ाई। पढ़ाई जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स जितने आते हैं उनको साइड कीजिए। हमारे आशीष सर ने भी कहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा ना करो, समझ रहे हो? तो भैया इतना ही बोलूंगा यार, इतना ही जो बोलूंगा, और बाकी तो पता नहीं क्या फालतू कहानी तुम लोगों को मैंने सुना दी यार। चलिए, तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं भाई, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में मत लिखना क्या सर फालतू कहानी सुना रहे हो, इसका हमसे क्या लेना देना है? वहाँ तो जिंदगी मौत की बात है, यहाँ हमारे एग्जाम की बात है। चलो माफ कर दो, सॉरी तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, जय हिंद।